Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with the Hindu analysis of 1st of August 1 अगस्त 2026 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक इट, डू शेयर इट, लाइक और शेयर जरूर करें जो लोग देख रहे हैं, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है उससे हमें। स्टार्ट करने से पहले कल मैंने आपको बताया जो लोग कोट्स लिखेंगे, जो बेस्ट 3 कोट्स होंगे वो मैं बताऊंगा। तो 3 कोट्स कल के जो बेस्ट थे, इसमें संध्या का कोट है, डेमोक्रेसी इज द डिवाइस दैट इंश्योर्स वी शैल बी गवर्नड नो बेटर देन वी डिजर्व। जीवी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कोट लिखा उन्होंने, डेमोक्रेसी इज द डिवाइस दैट इंश्योर वी शैल बी गवर्नड नो बेटर देन वी डिजर्व। बहुत बेहतरीन कोट है, पॉलिटिकली आप यूज भी कर सकते हैं। कभी कोई ऐसे लिख रहे हैं या मेंस का कोई आंसर लिख रहे हैं उसमें। अभी शुक्ला का कोट था, इट विल ऑलवेज रिमेन वन ऑफ डेमोक्रेसीज बेस्ट जोक्स दैट इट प्रोवाइडेड इट्स डेडली एनिमीज विद द मीन्स बाय विच इट वाज डिस्ट्रॉयड। तो काफ़ी अच्छा कोट है ये भी, डेमोक्रेसी के ऊपर एक सटायर है, तो काफ़ी अच्छा कोट है। रोमिका सोलंकी का एक कोट था, द डे द पावर ऑफ लव ओवर रूल्स द लव ऑफ पावर। बहुत बेहतरीन लाइन है कि द पावर ऑफ लव ओवर रूल्स द लव ऑफ पावर, द वर्ल्ड विल नो पीस बाय महात्मा गांधी। तो अल्टीमेट कोट था ये भी रोमिका सोलंकी का। तो बहुत ही प्यारे 3 कोट थे। प्लीज डू राइट, आज भी आप लिखिएगा अपना जो भी फेवरेट कोट है, कोट लिखिए। कुछ आपको ऐड करना है ऐड करिए, कोई टॉपिक आपको जानना है उसके बारे में लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर, है ना। डू टेल मी, एक कोट जरूर ढूंढ के लिखना। तो स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। जैसा कि फ्रंट पेज में आप दिख रहा होगा, ट्रम्प टाउट्स गाजा डील, हमास सीक्स इजरायली एग्जिट। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि भाई मैंने फिर से वर्ल्ड पीस अनाउंस कर दी है। तो एक तरीके से गाजा में सीज फायर के लिए एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट है जो कि विच विल डू द डिसआर्मामेंट ऑफ हमास। मेन है डिसआर्मामेंट ऑफ हमास, जो हमास ग्रुप है। हमास आप सबको पता है गाजा वाले स्ट्रिप में ये रहते हैं। गाजा स्ट्रिप कहाँ पर है? ये आपका इजराइल वाले पार्ट में ही है, इजिप्ट के साथ बॉर्डर में। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आज आप नोट्स खोलेंगे tempsIAS.com, द एग्जाम्स मेड सिंपल, आपको दिख जाएगा 1 अगस्त का हमने एनालिसिस डाल दिया है, मतलब नोट्स डाल दिए। तो जब 1 अगस्त की नोट्स आप खोलेंगे तो उसमें आपको पहली न्यूज़ हिंदू की यही मिलेगी, ट्रम्प टाउट्स गाजा डील, हमास सीक्स इजरायली एग्जिट। तो यहाँ पे ट्रम्प ने 20 पॉइंट प्लान एक दिया है, जिसमें मेन है हमास का डिसआर्मामेंट करना। ठीक है, हमास का डिसआर्मामेंट करना। लेकिन हमास क्या कह रहे हैं कि हम अबेंडन कर देंगे वेपन्स को और हम अपना रूल एंड कर देंगे गाजा में। लेकिन कब? जब इजराइल, जिसने कि लगभग 60% गाजा की जो धरती है वो ले रखी है, जब वो विड्रॉ करेगा तब, है ना। तो उनका ये कहना है कि 60% लगभग इजराइल के कब्जे में है। तो जब इजराइल छोड़ देगा तो वी विल अबेंडन द वेपन्स एंड एंड द रूल। ठीक है ना। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल नेतन्याहू से कोई रिस्पांस नहीं आया है, लेकिन वहाँ का जो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है इतमार बेन गवीर, उनका ये कहना है कि दिस डील इज अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा मैं आपको मैप दिखा देता हूँ कि कहाँ पर क्या है। तो जैसा कि आप देखेंगे, दिस इज द मैप, और यहाँ पे इजराइल आपको दिख रहा है, इस साइड पे इजराइल दिख रहा है, यहाँ पे आपको इजिप्ट दिख रहा है ना। इजराइल इजिप्ट, इजराइल के ही पार्ट में यहाँ पे जो ये पैलेस्टीनियन वाला पार्ट था, वहाँ पे आपको दिखेगा द गाजा, है ना। यहाँ पे आपको दिखेगा गाजा वाला पार्ट दिख रहा है, गाजा सिटी, नॉर्थ गाजा, गाजा सिटी, दियर एल बेलाह, खान यूनिस, राफा। ये राफा जो है ना, राफा लिखा ना, ये राफा लिखा, ये क्रॉसिंग है इजिप्ट जाने के लिए। तो गाजा से अगर आपको इजिप्ट जाना है तो आपको ये राफा क्रॉसिंग क्रॉस करनी पड़ती है ना, राफा क्रॉसिंग। तो ये आपको याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड यहाँ पे जो येलो पोर्शन दिख रहा है, दिस येलो पोर्शन इन द गाजा स्ट्रिप, जो गाजा पट्टी का ये येलो पोर्शन है ना, ये कौन ऑक्यूपाई करके रखा है? ये ऑक्यूपाई करके रखा है इजराइल ने, है ना। ये एक्चुअली पूरा का पूरा जो ये गाजा स्ट्रिप वाला पूरा पार्ट है, ये है किसका? ये पैलेस्टीनियन पार्ट है ना, दिस इज ऑल पैलेस्टीनियन पार्ट। तो वहाँ पे पैलेस्टीनियन गार्ड और पैलेस्टीनियन पुलिस सब यहाँ पे ये सब आएंगे, हमास वहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो कब हटेंगे? जब ऑब्वियस सी बात है डील सक्सेसफुल होगी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। राफा पैसेज भी मैंने आपको दिखा दिया, और मैप में जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको दिखा दी है। तो आगे मूव कर सकते हैं आप मेरे साथ। यहाँ पे एक बिल लिखा हुआ है, लोकसभा पासेस द बर्थ एंड डेथ बिल। याद रखिएगा, बर्थ एंड डेथ बिल जो है, यानी कि बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट का जो बिल होता है, उसको पास कर दिया लोकसभा ने। तो ये लोकसभा इसको पास करके क्या कर रही है? तो इट इज एक्चुअली द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल है 2026 का। तो अमेंडमेंट बिल है, तो कौन से एक्ट को अमेंड करेगा? तो यहाँ पे जो एक्ट अमेंड होने वाला है वो है बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1974 आई थिंक, है ना। तो याद रखिएगा, जो 1974 का एक्ट था उसको अमेंड करने वाले हैं ये बाय पासिंग आउट दिस। ठीक है, तो इसमें क्या किया जा रहा है, मेनली क्या किया जा रहा है? तो मेनली इसमें ये किया जा रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन है,
है, देखो लिखा है, इट सीक्स टू मेक डिलेड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ मोर स्ट्रिंजेंट बाय रिक्वायरिंग एन ऑर्डर फ्रॉम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास फॉर रजिस्ट्रेशन डन आफ्टर 2 years। किसी भी जन्म का या मृत्यु का पंजीयन जो है वो 2 साल के अंदर होना आवश्यक है। अगर 2 साल के बाद आप कराने जा रहे हैं तो इट विल रिक्वायर एन ऑर्डर फ्रॉम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो याद रखिएगा, इसमें ऑर्डर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का लगेगा अगर आपको 2 साल के बाद रजिस्ट्रेशन कराना। थोड़ा स्ट्रिंजेंट बनाने के लिए बेसिकली ये किया गया है एंड दिस इज द थिंग विच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एक्ट एक बार दोबारा चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन लिख कर बताना कि कौन सा था, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट था कहाँ का, क्योंकि न्यूज़ में लिखा है, मेरे को जो याद आ रहा है 1974 याद आ रहा है। तो एक बार आप लिख के जरूर बताना कमेंट सेक्शन, हालांकि नोट्स में लिखा होगा। लेट मी सी फ्रॉम देयर, मैं आपको देख लेता हूँ। लोकसभा पासेस द बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट, यहाँ पे लिखा है 1969 है, तो ये देख लो, देखो लिखा है अमेंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। ठीक है, तो ये 1969 का है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट, तो ये करेक्ट कर लेना और लिख लेना। एंड इसमें वही है जो मैंने आपको कहा कि डिलेड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ जो होगा उसको स्ट्रिंजेंट किया जाएगा एंड इसमें फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लगेगा अगर आपको 2 साल के बाद करना है तो। ठीक है, अब एक न्यूज आई थी, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने ब्लेम किया है ट्रैफिकिंग गैंग्स को एज 60,000 क्रॉस क्यूटा। तो क्यूटा नाम की जगह है, उसको क्रॉस किया है 60,000 ट्रैफिकर्स ने, मतलब कि इलीगल एक तरीके से मतलब माइग्रेशन हुआ है। तो अबाउट 60,000 माइग्रेंट्स हैव क्रॉस्ड फ्रॉम मोरक्को इनटू क्यूटा। तो मोरक्को से क्यूटा कितने लोग गए? 60,000 माइग्रेंट्स गए। क्यूटा है क्या? इट्स ए स्मॉल स्पेनिश इनक्लेव इन नॉर्थ अफ्रीका। एक्चुअली क्यूटा है नॉर्थ अफ्रीका में ही है ना, मोरक्को के बगल में ही आपको दिखेगा, आपको लगेगा कि मोरक्को का हिस्सा है, लेकिन वो एक स्पेनिश इनक्लेव है, ठीक है ना। जैसे इंडिया में है ना, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इनक्लेव्स एक्सक्लेव रहते हैं, वैसे ही वहां पे मोरक्को स्पेन का भी बॉर्डर है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको मैप दिखा देता हूं। जैसे देखो, नाउ यू कैन सी द मैप। तो स्पेन ऊपर दिख रहा है, नीचे आपको दिख रहा है ये मोरक्को वाला पोर्शन, और यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में ऊपर वहां पे क्यूटा दिख रहा होगा, है ना। तो दिस इज एन एनक्लेव ऑफ स्पेन, और यहाँ पे ही क्रॉस कर रहे हैं जो मोरक्को के हैं, वहां से इलीगल हो रहा है। तो यहाँ पे इधर साइड आपको अटलांटिक ओशन दिख रहा होगा, यहाँ बीच में दोनों के बीच में स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है ना। तो ये भी याद रखना, इसमें लिखा नहीं है लेकिन स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है आपका मोरक्को और यहाँ पे स्पेन के बीच में, ठीक है। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दैट एज वेल। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये न्यूज भी आपको समझ में आ गई, मजेदार तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अच्छा, शेंजन एरिया क्या है? तो यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन जोन का ये कंसेप्ट है जहां पे यूरोपियन स्टेट्स हैव अबॉलिश्ड पासपोर्ट्स एंड इमिग्रेशन कंट्रोल। तो जो यूरोपियन स्टेट्स हैं उन्होंने अबॉलिश कर दिए हैं पासपोर्ट्स को और इमिग्रेशन कंट्रोल को एट देयर म्यूचुअल बॉर्डर, और एक सिंगल ज्यूरिसडिक्शन है फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेवल। इट्स अ सिंगल ज्यूरिसडिक्शन फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेवल, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे थोड़ा जरूर अपन को देखनी चाहिए। शेंजन एरिया कंट्रीज, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं। देखो, जैसा मैंने बताया था कि 29 कंट्रीज हैं। इसकी लिस्ट में एक्चुअली चाहता था, मेंबर लिस्ट देख लो। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिechtenstein, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड। तो ये कंट्रीज हैं, ये भी देख लेना। तो यहाँ पे हमने शेंजन एरिया का कंसेप्ट भी देख लिया। 29 कंट्रीज हैं जहाँ पे पासपोर्ट नहीं लगता। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये वाली न्यूज में हमने देख ली, लोकसभा पास करने वाली भी देख ली। सुप्रीम कोर्ट मूव्स प्रोटोकॉल टू एक्सेस कोर्ट्स लाइव स्ट्रीम आर्काइव्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भैया कि प्रोटोकॉल बनाया जाएगा प्रॉपर, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, जो कि अभी कहीं से भी कोई भी कहीं पे भी एक्सेस कर रहा है, उसको केवल और केवल ऑफिशियल ऑडियो विजुअल आर्काइव से ही एक्सेस कर सकें आप लोग, ताकि जो मिसयूज और कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होता है सुप्रीम कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग्स का, वो ना हो। तो इसके लिए गाइडलाइंस और प्रॉपर एसओपी बनाई जाएगी। एंड कोर्ट वॉज रिस्पॉन्डिंग टू एन एप्लीकेशन बाय एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज। तो अंजलि भारद्वाज की एप्लीकेशन पे उन्होंने किया था
एक्चुअली 24 जुलाई को एक इंतरिम ऑर्डर पास किया गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट विल बैन द सर्कुलेशन ऑफ लाइव स्ट्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग ऑन सोशल एंड डिजिटल मीडिया। तो उन्होंने कहा कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग्स हैं उनको सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया पे लाइव सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए। और पिटिशनर का आर्ग्यूमेंट ये था कि भाई प्रिंसिपल ऑफ ओपन जस्टिस है, प्रिंसिपल ऑफ ओपन जस्टिस ये बोलता है कि आपको लाइव स्ट्रीम करना चाहिए, है ना, ताकि जुडिशरी पे भरोसा बढ़े। तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है करना चाहिए, हम भी जानते हैं, है ना, करना चाहिए, लेकिन अब ऐसे नहीं करना चाहिए कि उसका मिसयूज होने लगे, है ना। तो कहीं वो ट्रस्ट की जगह और पब्लिक कॉन्फिडेंस ना कम करते। तो यहाँ जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ ओपन जस्टिस देख लो, ओपन जस्टिस प्रिंसिपल, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉमन लॉ प्रिंसिपल। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कॉमन लॉ प्रिंसिपल है जो कि कहता है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग शुड बी कंडक्टेड पब्लिकली एंड ओपन टू स्क्रूटनी। जुडिशियल प्रोसीडिंग जो होनी चाहिए वो ओपनली होनी चाहिए एंड पब्लिकली होनी चाहिए एंड इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। NSA इन्वोक्ड अगेंस्ट एक्टिविस्ट हु अपोज लग्जरी होटल इन काजीरंगा। तो एक व्यक्ति ने लग्जरी होटल बनने का अपोजिशन किया काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, तो उनके खिलाफ NSA लगा दिया। NSA आपको पता होना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 है ना। प्रणब दोले की हम बात कर रहे हैं, 1980 है। काजीरंगा नेशनल पार्क के पास एक लग्जरी होटल बनना था, तो उसको उन्होंने अपोज किया, सो इनके ऊपर लगा दिया, NSA लगा दिया। ठीक है, NSA जो है 1980 का प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है विच अलाउज सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिटेन अ पर्सन अप टू 12 मंथ एक्सटेंडेबल विदाउट ट्रायल इफ सेटिस्फाइड दैट सच डिटेंशन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट देम फ्रॉम एक्टिंग प्रीजुडिशियली to the defense of India, security of the state, maintenance of public order, foreign relation, and detention orders are subject to review on advisory board under Article 22। एक advisory board जरूर बनाया जाता है जो 3 महीने के बाद फिर जाते हैं, फिर देखते हैं उसके पास, हाँ, हालांकि 1 साल तक कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, 3 साल तक का भी है, लेकिन आप पूरा इसमें प्रोसीजर अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पीरियड रहता है। बट आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट कि बिना ट्रायल का ही उसको कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रिविलेज मोशन की बात चल रही है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि नो फायरिंग हुई, कोई फायरिंग नहीं की गई वहाँ पे जंतर मंतर में एंड ऑल, तो इसके लिए उन्होंने प्रिविलेज मोशन जारी कर दिया है किसके अगेंस्ट, यूनियन मिनिस्टर के अगेंस्ट। ठीक है, तो प्रिविलेज मोशन होता क्या, देखो पहले तो सिंपल सी बात ये समझ लो, एक मोशन होता है जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में मूव होता है अगेंस्ट अ मेंबर, किसी भी मेंबर के अगेंस्ट आप प्रिविलेज मोशन, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन मूव कर सकते हो। ज्यादातर मिनिस्टर के अगेंस्ट ही होता है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मतलब कि आपको जो पावर, अथॉरिटी और प्रिविलेज दी गई है हाउस में, आपने उसको लांघ दिया है और आपने या तो कुछ झूठ बोला है या डिग्निटी को हर्ट किया है पार्लियामेंट की, जो भी है ना, मिसलीड किया है हाउस को, कुछ भी किया है। यहाँ पे जो जितेंद्र सिंह का केस है उसमें मिसलीडिंग द हाउस है। ठीक है ना। अब देखो ये होता क्या कि एक मिनिस्टर के अगेंस्ट या मेंबर के अगेंस्ट होता है, किसी के अगेंस्ट हो सकता है, ऐसा नहीं कि केवल मिनिस्टर के अगेंस्ट होता है, तो मेंबर के अगेंस्ट भी हो सकता है और पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा दोनों में हो सकता है। ये भी याद रखना है, ऐसा भी नहीं होगा कि सिर्फ लोकसभा में होगा, सिर्फ राज्यसभा में होगा, तो दोनों में हो सकता है। और इसको करने के लिए आप एक रिटन नोटिस देते हो, किसको देते हो, स्पीकर को। फिर स्पीकर उसके अकॉर्डिंग काम करता है, या तो एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट कर देता है। अगर एक्सेप्ट करेगा तो वो फिर उसको एक प्रिविलेज कमेटी रहती है, उसको रेफर कर देगा। तो ये आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ प्राइम मिनिस्टर एक्सटेंड्स पीएम किसान स्कीम फॉर 4 more years। 4 सालों के लिए बढ़ा दी है पीएम किसान स्कीम। पीएम किसान स्कीम 2026-27 से 2030-31 तक कर दी है ना। पीएम किसान 2019 में लॉन्च हुई थी एंड इट प्रोवाइड्स 6,000 पर ईयर, 6,000 रुपए पर साल दिए जाते हैं एज फाइनेंशियल असिस्टेंस पर फार्मर। हर फार्मर को 6,000 रुपए पर ईयर दिया जाता है एंड 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है। फरवरी 2019 में लॉन्च की गई थी, याद रखना। इसको 4 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है, 26-27 से 30-31। ठीक है। डीबीटी होता है इसमें, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, खाता सीधे खाते में पैसा जाता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, प्राइम कैबिनेट अप्रूव्स पीएम सूर्य सरोवर योजना। ये देख लो, इसको लिख लो ना, नोट कर लेना। सूर्य सरोवर ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स के लिए है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स के लिए है। और इसका जो टारगेट है वो 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी 2030-31 तक बनाना है। इम्प्लीमेंटेशन इसका सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करेगी। कौन करेगा? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा इंडिया का जो प्रोजेक्ट है वो है ओमकारेश्वर। इंडिया फ्लैगशिप फ्लोटिंग प्रोजेक्ट इज ओमकारेश्वर, नर्मदा नदी पे है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में। कंट्री का लार्जेस्ट है, 278 मेगावाट का, और इसको बढ़ाने का प्लान चल रहा है 600 मेगावाट तक का। ठीक है ना।
एंड फ्लोटिंग सोलर याद रखना लैंड यूज एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है ना, क्योंकि लैंड की आवश्यकता आपको पड़ती नहीं है। कैबिनेट ने 84,000 करोड़ का समुद्र मंथन प्लान भी अप्रूव किया है फॉर ऑफशोर एक्सप्लोरेशन। तो नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम के अंतर्गत याद रखना विच विल कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, उसको 2030-31 फाइनेंशियल ईयर तक के लिए दिया गया है ये पैसा। एंड एम है टू कैटलाइज रिजर्व्स ऑफ 600+ MMTOE यानी कि मिलियन मीट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। तो 600 से ज़्यादा मिलियन 600 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट से ज़्यादा रिजर्व्स को कैटलाइज करना है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं। इंडिया रिस्क कॉम्प्लिसिटी इन इजराइल्स वॉर क्राइम्स इन गाजा, एमनेस्टी हटा दो, इसको नहीं पढ़ेंगे अभी हम। वेस्टर्न घाट्स कंजर्वेशन, ये एडिटोरियल है जो कि आया है। तो वेस्टर्न घाट याद रखना, पहले तो 6 स्टेट्स में है। कौन कौन से 6 स्टेट्स में है आपको बता चुका हूँ। उनमें से एक गोवा भी है, गुजरात भी है, कर्नाटका भी है, महाराष्ट्र भी है, तो और 2 कौन से बताना है ना। 6 स्टेट्स है टोटल, आपको बताना है कौन कौन से 6 स्टेट्स हैं। तो यहाँ पे 2012 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया था। फिर इसके बाद वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल बनाया गया था 2010 में, जिसको माधव गडगिल ने चेयर किया था, और उन्होंने पूरे के पूरे 100% को इको सेंसिटिव एरिया के रूप में बोला था कि बनाना चाहिए। उसके बाद फिर कस्तूरी रंगन कमेटी बनाई गई 2012 में, जिसने कहा कि भाई केवल 37% वेस्टर्न घाट को आप इको सेंसिटिव एरिया में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना। दोनों ही अभी तक इम्प्लीमेंटेड नहीं थे, हालांकि अभी सेंटर का कोई कंसेंसस नहीं था, अभी तक ये लागू नहीं हुआ था। अब एक्सपर्ट पैनल एक संजय कुमार हेडेड बाय संजय कुमार जो 2022 में बनाया गया था, इसका टेन्योर एक्सटेंड किया गया 2026 तक के लिए। गुजरात एंड गोवा हैव लार्जली एग्रीड टू फाइनलाइजेशन, महाराष्ट्र है सॉर्ट ऑफ फ्रेश रिव्यू, कर्नाटका है जो अपोज करता रहता है कई बार नोटिफिकेशन को, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भाई, इस नोटिफिकेशन को हमको इशू करना पड़ेगा, इसको हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया क्या होते हैं, बेसिकली एरिया नोटिफाइड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जहाँ पे फिर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ये सब प्रोहिबिट कर दी जाती हैं, ठीक है ना। एंड ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें थोड़ा मैंने 6 स्टेट्स के नाम लिखे भी हैं, तो आपको बता ही देता हूँ, चलो यहाँ पे देख लेना। इसमें काली टाइगर रिजर्व आपको बता दूं, एक और टॉपिक आया था काली टाइगर रिजर्व इसी न्यूज में। तो काली टाइगर रिजर्व एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया है कर्नाटका में, विच कवर्स 1300 स्क्वायर किलोमीटर अक्रॉस द दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड आंशी नेशनल पार्क। तो यहाँ पे 2 चीजें और याद रखना, ये प्रोटेक्टेड एरिया है वाइल्ड लाइफ कर्नाटका में, और ये इसके आसपास जो एरिया है उसमें दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आंशी नेशनल पार्क भी आते हैं। और इसका नाम पड़ा है काली रिवर पे, विच इज फेमस फॉर बंगाल टाइगर्स, ब्लैक पैंथर एंड हॉर्नबिल। तो ये याद रखना है आपको। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आए थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। जेनजीज वॉइस मस्ट लीड टू अ ह्यूमन एजुकेशनल सिस्टम, ये एडिटोरियल आया है, देखो ये लीड एडिटोरियल यही है, जेनजीज वॉइस मस्ट बी हेड टू ये लेड टू ह्यूमन एजुकेशनल सिस्टम। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी के जेनजी प्रोटेस्ट के ऊपर आया था कि भैया एडिटोरियल ने कहा कि एक जो रैंक बेस्ड फिल्ट्रेशन है उसको हमको कैपेसिटी बेस्ड रिकॉग्निशन में चेंज करना चाहिए। शिफ्ट फ्रॉम अ रैंक बेस्ड फिल्ट्रेशन टू अ कैपेसिटी बेस्ड रिकॉग्निशन। ये असेसमेंट होगा जिसमें स्कूल परफॉर्मेंस, एप्टीट्यूड टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, पोर्टफोलियो, इंटर्नशिप एंड को करिकुलर रिकॉर्ड सबको देखा जाएगा, न केवल आपका 100 नंबर के एग्जाम में कितनी आपकी रैंकिंग आई है उसको नहीं देखा जाएगा, ठीक है। इसका मेन क्रिटिक कहता है कि वन टेस्ट फिट्स ऑल मॉडल जो है बिल्कुल गलत है। वन टेस्ट फिट ऑल मतलब कि जैसे आपने एक टेस्ट ले लिया एकेडमिक टेस्ट और आप उसके बेसिस पे एडमिशन डिसाइड करते हो, बट कई लोग क्या होता है, हो सकता है एकेडमिकली उतने स्ट्रांग नहीं हो लेकिन बाकी चीज़ों में बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं ना, जैसे इंटरव्यूज़ में, पोर्टफोलियोज, इंटर्नशिप, इन सब चीज़ों में अच्छे हो सकते हैं, को करिकुलर में बहुत अच्छे हो सकते हैं, है ना। तो वो सारी जो चीज़ें बेसिकली वही ऑथर ने यहाँ पे कही कि आपको सारी चीज़ें टेस्ट करनी चाहिए। तो रैंकिंग बेस्ड फिल्ट्रेशन मॉडल की छोड़ करके कैपेसिटी बेस्ड रिकॉग्निशन मॉडल में आपको जाना चाहिए। एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम रहेगा जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस को फ्रीडम रहेगी कि वो खुद का असेसमेंट डिसाइड कर लें, उसको बना लें, एक मल्टी फेसेटेड एक असेसमेंट सिस्टम बना लें, एंड कुल मिलाकर के उसमें आप एग्ज़ाम भी ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है,
इसके जैसे इसमें एडिटोरियल में रिफॉर्म्स भी बोलेंगे कि आप इनक्रिप्टेड डिजिटल पेपर बनाओ, उसका ट्रांसमिशन करो, और उसमें मल्टी लेयर्ड रैंडमाइज्ड क्वेश्चन रखो, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन रखो, टाइम स्टैगर्ड पेपर रखो, है ना। तो पोस्ट एग्जामिनेशन फोरेंसिक ऑडिट भी कर लो ताकि पेपर लीक को आप रोक सको। तो पेपर लीक के ये मेथड्स हैं, लिख लो आप लोग, बहुत अच्छे मेथड्स लिखे हैं। इनक्रिप्टेड डिजिटल पेपर ट्रांसमिशन, मल्टी लेयर रैंडमाइज्ड क्वेश्चन बैंक्स, थर्ड है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, फोर्थ है टाइम स्टैगर्ड पेपर्स, पांचवा है पोस्ट एग्जाम फोरेंसिक ऑडिट। ये मतलब 5 पॉइंट बहुत अच्छे हैं और इसके ऊपर एडिटोरियल क्वेश्चन आ सकता है पेपर लीक को रोकने के लिए, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एडिटोरियल में जो था मैंने आपको बता दिया। एक और एडिटोरियल आया था हेल्थ टैक्स के ऊपर, आप लोग देख लो। मैं ऐसा नहीं सोचना कि मैंने अपने मन से बोला है, ये देखो लिखा है ना हेल्थ टैक्स। तो हेल्थ टैक्स क्या है क्या नहीं है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एडिटोरियल में ऑथर ने कहा है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है, ये बताता है कि इंडिया फेसेस द डुअल बर्डन, अंडर न्यूट्रिशन स्टंटिंग दोनों है। अंडर न्यूट्रिशन भी है, स्टंटिंग भी है, मतलब बॉडी वेट भी कम है, मतलब और ये बच्चों में स्टंटिंग भी है एंड वेस्टिंग भी है, और एडल्ट्स में ओवरवेट ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो मतलब कुल मिलाकर के डाइट लिंक्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो एक अभी जो सजेशन है ऑथर का वो ये है कि जो ये हाई जंक फूड है जो यहाँ पे ट्रांस फैट वाला फूड है, पाम ऑयल वाला फूड है, इसमें इनको आप टैक्स हाई करो, है ना। इनके ऊपर टैक्स हाई करो ताकि इनकी कॉस्ट बढ़े। जब इनकी कॉस्ट बढ़ेगी तो लोग उसका यूटिलाइजेशन कम करेंगे। कोलंबिया का जंक फूड लॉ आया था 2023 में, उसको इन्होंने बोला कि मॉडल बनाओ, ग्रेडेड टैक्स उसमें 10%, 15%, 20% 3 सालों में, है ना। उसी तरीके से आप करो। तो इंडिया में भी कंसेप्ट है सिन टैक्स का, विच इज एक्साइज लेवी इम्पोज्ड ऑन गुड्स डीम्ड हार्मफुल टू पब्लिक हेल्थ और सोसाइटी, टोबैको, एल्कोहल, शुगरी, HFS, हाई जो फैट फूड है उन सबको। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एक बंछाड़ा कम्युनिटी के बारे में आया था, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जो आई थी, बंछाड़ा कम्युनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब है, मालवा मेवाड़ रीजन, MP राजस्थान की ट्राइब है बंछाड़ा। और इसमें ये पहले एक नोटिफाइड ट्राइब थी। जब क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आया था ब्रिटिशर्स के टाइम पे 1871 में, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, तो उसमें इसको एक क्रिमिनल ट्राइब घोषित किया गया था। फिर गवर्नमेंट ने 1952 में आज़ादी के बाद इसको डी नोटिफाई किया एंड इसको फिर वहाँ एक्ट्स में जितनी भी क्रिमिनल ट्राइब्स थी वो सारी क्या बन गई, डी नोटिफाइड ट्राइब्स बन गई, क्योंकि उनको डी नोटिफाई किया गया था 1952 में। फिर इसको बंछाड़ा कम्युनिटी को शेड्यूल्ड कास्ट कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब होता क्या है कि ये डॉटर्स पे बहुत खर्चा करते हैं, न्यूट्रिशन में, क्लोथिंग में, उनकी अपब्रिंगिंग में। लेकिन रीज़न क्या है, ताकि जब प्यूबर्टी हिट करे तो इनको इंटरजनरेशनल सेक्स वर्किंग में लगा देते हैं। दिस इज द थिंग विच वॉज देयर, जो कि मेंशन थी इस न्यूज़ आर्टिकल में, बंछाड़ा कम्युनिटी। एंड यहाँ पे दैट इज द थिंग, ये आपको समझ में आ गई। MP में एक स्कीम चलती है जवाली योजना। जवाली योजना जो है दैट इज फॉर हॉस्टल्स फॉर वुमेन ऑफ बंछाड़ा एंड बेड़िया कम्युनिटी। तो ये इन्हीं डिनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। प्रीलिम्स रेडी, ये फैक्ट्स आप पढ़ लेना, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं तो आप देख लेना। 3 सवाल भी आप लोगों के लिए हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करना है। पहला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बोर्ड ऑफ पीस मेंशन्ड इन द न्यूज। पहला, एस्टैब्लिश्ड बाय वॉशिंगटन टू ओवरसी द गाजा सीज फायर, इट फंक्शंस अंडर द ट्रम्प 20-point प्लान फॉर गाजा, ठीक है। आंसर है दोनों। कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट, ये आपको पता ही है, देख लो। एंड थर्ड सवाल का मैं आंसर आपको नहीं दिखाऊंगा। कंसीडर द फॉलोइंग नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के रिगार्डिंग लिखा है एंड ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो ये आंसर मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।